नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि दरभंगा में लगातार हम चर्चा अब छेड़ चुके हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर लेकर के, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और दरभंगा के नेता हों या राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं या फिर शिक्षा चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि दरभंगा में इस तरह की परिचर्चा हो, क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चैनलों में लगातार हो रहे चर्चा और डिबेट से यहाँ के लोग भी काफी प्रभावित है और वो चाहते हैं कि खुलकर चर्चा हो और ताकि दरभंगा की जनता और कानून समाज और इसके साथ प्रशासन पर भी इसका व्यापक असर पड़े। तो हम आज के प्रमुख मुद्दा हमारा है दहेज प्रथा में महिलाओं की भूमिका। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर और दहेज प्रथा पर महिलाओं की भूमिका पर हम आपको चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको हम बता दें, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यास्मीन खातून है, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव है जदयू की। यास्मीन जी आपका स्वागत है। यास्मीन जी आपका स्वागत है। यास्मीन जी, यास्मीन जी आपका स्वागत है। लगता है यास्मीन जी से हमारा संपर्क कट गया। हम बता दें हमारे साथ धर्मशिला गुप्ता भी जुड़ी हुई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की पहले उपाध्यक्ष थी, लेकिन अभी उन्हें अपने राजनीति में ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए उन्हें भाजपा महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनाया गया है और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और रीता सिंह भी हमारे साथ दूसरे लाइन पर हैं। धर्मशिला जी, हम एक बात जानना चाहेंगे आपसे, ये जो दहेज प्रथा का जो एक कहा जाए कि दहेज प्रथा जो एक विडंबना है, एक कलंक है, इस पर महिलाओं को ही ज्यादा परेशानी होती है, क्या कहेंगे आप दहेज प्रथा पर? जी, ये दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। हाँ धर्मशिला जी बोलिए, आप बोलती जाइए, आवाज आ रही है। और जिस तरह से पूर्व में प्राचीन समय में बेटियों को शादी के समय में उपहार के रूप में कुछ दिया जाता था उनको, और ताकि जो प्राचीन के समय में लोगों का जो भाव था कि कन्या को दान देने से धर्म की प्राप्ति होती है, तो पूर्व में ये प्रचलन था। लेकिन उस प्रचलन को धीरे धीरे ये हमारे समाज के लोगों ने उसको कलंकित कर दिया और दहेज के लालच में हमारी बेटियां की बलि चढ़ने लगी, हत्याएं होने लगी, हमारी बेटियां जलने लगी, उनको प्रताड़ना किया जाने लगा। और पूर्व में जो सरकार थी उन्होंने 1961 में दहेज के खिलाफ नियम बना, लेकिन वो सिर्फ पेपर पर ही रह गया। उसके बाद 1985 में भी दहेज के विरोध में नियम लागू किया गया, लेकिन वो नियम भी पटल पर नहीं आ सकी, वो सिर्फ किताबों में रह गई। लेकिन आज वर्तमान समय में भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में आज दहेज मुक्ति उन्मूलन अभियान, ये योजना अब पटल पर दिखने लगी है, हर स्कूल में, हर कॉलेज में। अगर कहें तो सास, ननद या फिर अगर उनके कहें कि भाई की पत्नी, इस तरह महिलाओं को शामिल किया गया है कि जिससे ये दहेज उत्पीड़न है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार ने भी अब नया कानून बना रही है। लेकिन हम एक चीज जानना चाहेंगे, आपने कहा धर्मशिला जी कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और अभी बता दें कि अभी दहेज प्रथा के खिलाफ एक जो शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार का जो योगदान हुआ है, तो क्या लगता है कि ये नरेंद्र मोदी की योजना है या नीतीश सरकार की योजना है? धर्मशिला जी, एक हो करके केंद्र और राज्य दोनों जगह मिलकर अभी एक हैं। ये दहेज मुक्ति उन्मूलन अभियान चल रही है पूरे देश में और अलग अलग राज्यों में भी चल रही है। इसलिए हम लोग एक हैं और मिलकर काम करते हैं और इस दहेज प्रथा जैसे अभिशाप को मिटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ही नहीं, हर घर के सदस्य को, हर परिवार के लोगों को, समाज के प्रत्येक तबके को, लोगों को लगना पड़ेगा इस अभिशाप को खत्म करने के लिए। क्योंकि आज के तिथि में जो हमारे मतलब कि रिच मैन हैं, जो पूंजीपति हैं, वो लोग अपने शान के लिए मतलब कि कुछ खर्च करते हैं शादी में, लेकिन उसका प्रभाव जो गरीब वर्ग के लोग हैं,
जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो गरीबी से जूझ रही हैं, उनकी बेटियां दहेज की बलि चढ़ पाती है। क्योंकि समाज में एक होता है अनुकरण, लोग देखते हैं कि अरे उनके बेटी के शादी में इतने पैसे मिले, मेरे यहाँ नहीं मिले। तो ये चीज बिल्कुल हमारी जो भी सरकार है केंद्र और राज्य में, वो समान रूप से एक रूपता लाना चाह रही है और इसके लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार ने ये दहेज मुक्ति उन्मूलन अभियान चलाया है और हर स्कूल, कॉलेज, हर ऑफिस, प्रत्येक जगह ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें समाज में एक जागरूकता उत्पन्न हो रही है। और इसमें सबसे चलिए जागरूकता की बात करेंगे। हम एक चीज सवाल पूछेंगे यास्मीन जी से। यास्मीन जी, आपकी सरकार ने शराबबंदी कर दी। हमें याद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो जीविका की जो महिलाएं थी उनको संबोधित कर रहे थे, उस समय जीविका ने कहा था कि शराबबंदी पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और जब उन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा तो उस चुनाव जीतने के बाद वो प्रमुख शराबबंदी करेंगे। जीविका को इशारा लेकर के उन्होंने, क्या आपको लगता है कि शराबबंदी, जिस तरह आप देख रहे हैं शराबबंदी को अगर सफल मारे आपकी सरकार तो सफल मारे, लोग इसे आधा मानते हैं सफल, आधा अभी भी हमारे समाज में जो शराब का है वो पहुंच रहा है, शराब लोग पी रहे हैं, आधे लोग ऐसे भी हैं। क्या दहेज प्रथा शराब प्रथा की तरह रहेगी? हाँ, तो पत्नी को यास्मीन जी, काम करते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारी सरकार ने जो कदम उठाया शराबबंदी का, बिल्कुल बहुत ही सराहनीय कदम है और एक बार में ही वो मतलब खत्म नहीं होता है, लेकिन अभी 90% शराबबंदी सक्सेस है और शराब पीना लगभग बंद होने की कगार पर है। और उस शराबबंदी के लिए भी सारे लोगों को लगना पड़ा और सारे लोग लगे भी हैं इसमें, समाज के हर तबके के लोग लगे हैं। अब सुख शांति दिखती नजर आ रही है गरीब परिवारों में। और जहां भी लोग पी करके आते थे और पत्नी को पैसा नहीं दे करके उस पैसा का दारू पीते थे और पत्नी को पीटने का काम करते थे, तो ये बिल्कुल बंद होने के कगार पर है, बंद हो चुकी है और थोड़ी बहुत जो बाकी है ये भी बंद हो जाएगा। यास्मीन जी बताइए, आप बताइए, आपसे हमने पूछा था एक सवाल कि जिस तरह धर्मशिला जी ने कहा कि शराबबंदी के लिए महिलाओं ने कदम उठाया है, लेकिन दहेज प्रथा को तो महिलाएं कबूल नहीं कर रही हैं। कई जगह शपथ ग्रहण समारोह में पुरुषों ने कहा हमने तो शपथ ले लिया लेकिन हमारी पत्नी ने शपथ नहीं लिया, वो दहेज देंगे हम दहेज नहीं लेंगे। ये जो सवाल आ रहे हैं ये क्या हो रहा है? तो मैं इस पे आपको बता देना चाहती हूँ कि जो इस तरह की बातें आ रही हैं तो बहुत सारे बहुत जानते ही हैं कि अफवाहें उड़ता ही रहता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि शराब का अभियान, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शराब का अभियान जो चलाया तो वो पूरी तरीके से पूर्ण बंद करने का पूरा प्रयास किए हैं और हो भी रहा है। जहाँ कोई चोरी कहीं पता भी चल रहा है तो उनको कड़ी से कड़ी सजाएं और बातें हो रही है, उनको तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है। उसी तरह ये जो दहेज है, ये दहेज प्रथा भी उनका सक्सेसफुल होगा और महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर के ये काम करेंगी। और जो अभी के खास करके नौजवान युवाओं हैं, वो युवाओं ने भी शपथ लिए हैं, तो ये हमको लगता है कि पूरा सफल होना ही है। क्या लगता है कि शराबबंदी जैसे आधा हुआ है, क्या दहेज प्रथा उस तरह शराबबंदी की तरह दहेज प्रथा को स्वीकार किया जाएगा समाज में? यास्मीन जी, सवाल। शराबबंदी आधा नहीं हुआ है, शराबबंदी पूरा हुआ है, आधा नहीं। इसको आधा नहीं कहा जाता है। अब चोरी करने वाले को आप क्या कर सकते हैं, और जैसे ही चोरी पर पकड़ाते हैं तो उस पर तुरंत हमारे प्रशासन, हमारी सरकार ऑप्शन तुरंत एक्शन लेती हैं। अगर वो एक्शन नहीं लेते तब हम समझते कि कहीं ना कहीं कमी है सरकार में या हमारे प्रशासनिक में, मगर ऐसा तो कुछ है नहीं। अब रहा कि कहीं चोरी चुप्पे कहीं कुछ हो रहा है, जैसे ही पता चलता है तुरंत एक्शन लिया जाता है। उसी तरह दहेज प्रथा है। यदि अगर हम सब चाहें, हम सब माएँ, हम सब बहनें, हमारे जितने भी हैं कि पुरुष हैं, तो वो सब चाहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी अच्छी से अच्छी घर में हो, अगर हम चाहते हैं कि दहेज पूर्ण बंद हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है और हमको लगता है कि ये पुनः बंद हो ही जाएगा। इसमें जो चले हम बता दें, हमारे साथ तीन आज जो नेत्री हैं हमारे साथ, वो हैं यास्मीन खातून, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव हैं जदयू की,
और धर्मशिला गुप्ता हैं जो महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, जो काफी एग्रेसिव रहती हैं। रीता सिंह अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, वो रीता सिंह जुड़ेंगी, वो भी कांग्रेस से हैं और उनका भी हम विचार लेंगे, वो बीच में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन एक सवाल जो है हम बता दें कि ये बात स्पष्ट, जब भी कानून बना था दहेज प्रथा पर तो ये कहा गया था कि ये समाज और सरकार दोनों मिलकर कर सकती है तभी होगा। शराबबंदी को सरकार के बाद समाज ने उसे स्वीकार किया, इसलिए वो बंद होने के कगार पर है या फिर बंद हो ही रहा है। लेकिन दहेज प्रथा पर जो मामला आ रहा है सामने में, इसे लेकर के मिश्रित प्रतिक्रिया हैं। रीता जी भी इस बात पर बात करेंगे, लेकिन हम धर्मशिला जी से पूछेंगे। धर्मशिला जी, कई महिलाओं ने ये कहा है कि ये तो अलग बात है कि हमने बच्चों पर खर्च किया है, बच्चों पर हम 2 लाख 5 लाख में खर्च करके पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, ये कैसे संभव है कि बिना पैसा अगर वो देंगे तो अपनी बेटी को देंगे, ये करके दहेज देने की बात करिए। धर्मशिला जी, मिटाने के लिए हम अपने परिवार से शुरू करेंगे। जब हर घर में हम अपने बेटे को महिलाओं का आदर करना सिखाएंगे, बेटियों का ये परंपरा प्रारंभ हुआ, अगर आज भी वो लोग देंगे तो आप क्या कहेंगे, उसे दहेज मानेंगे या फिर दहेज विरोधी मानेंगे? ये हिस्सा नहीं दिया जाता था और उनकी शादी की जाती थी तो सोचा जाता था कि चलो कुछ जो है उनको मतलब शादी में दे देते कि हमारी बेटियां ससुराल में थोड़ा अच्छे से रह पाएंगी। लेकिन आज के डेट में सरकार में भी तो कानून है, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। आज तो बेटियां भी हिस्सा ले रही हैं, तो दहेज देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों हम गाड़ी और मोटर गाड़ी क्यों देंगे शादी में? एकदम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो स्वेच्छा से दे रहे हैं, वो स्वेच्छा से बोलते हैं कि हम देंगे, स्वेच्छा से। अगर ये एक तरह का दहेज ही है लेकिन उसका रूप बदल दिया गया है, वो कहते हैं कि बेटी वाले की हम अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं अपनी बेटी को, जबकि ये कहा जाता है कि अनौपचारिक रूप से एक समझौता होता है, अंतिम समझौता वर वधु के बीच में। तो इसे आप कैसे रोकेंगे? आप तो खाली हाथ नहीं, तो जो जरूरत है उनको दिया जाएगा। जो धन हम उनको शादी के समय में देंगे, वो धन से हम उनको पढ़ा लिखा करके बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ताकि अगला पीढ़ी जो हमारी बेटियां होंगी वो इस दहेज की बलि नहीं चढ़ेगी। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो दहेज जैसा कलंक हमारे समाज में नहीं पनप पाएगा। बिल्कुल। और शादी में हम मोटा रकम नहीं देंगे, जो रोजमर्रा की चीज है स्वेच्छा से हम कुछ न कुछ दे सकेंगे, लेकिन ये तो चले हम बता दें 10 लाख 12 लाख 20 लाख ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और इसमें महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं ही तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं। इसका रूप अलग बदल सकता है, कहां तक रोकेंगे कहां तक, क्योंकि जब अगर दहेज प्रथा के कारण कोई शादी से इनकार कर देगा तो आपकी महिला, मेरा भी ये मतलब कि मेरा भी चले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, ये पॉलिटिकल स्टंट कहा जा रहा है, ये धर्मशिला जी और यास्मीन जी, कहा जाता है कि ये एनडीए का पॉलिटिकल स्टंट है, ये चुनाव को देखते हुए ये छोड़ा गया शगुफा, इससे ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहना है आपके विरोधियों का। यास्मीन जी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मतलब चुनाव को लेकर के ये सब चुनाव वाली मुद्दा नहीं है, ठीक है। ये चुनाव को लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहले से ही जो है वो उनका जो है सुझाव स्टेप था, क्योंकि उन्होंने जो शराबबंदी की उसी तरह उन्होंने दहेज प्रथा पर भी जो निकाला, बाल विवाह पे निकाला। और ये जो बार बार केसें होती थी, महिलाएं कोर्ट में जाती थी, बहुत सारे बात होती थी, तो इस सबों पर जो है भी बैठ कर के बहुत सारा जो है निकाला गया, निर्णय किया गया, और उन सबों को देखते हुए जो है उस पर स्टेप लिया गया, ठीक है। तो क्या धर्मशिला जी, आप इसको मानते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये चुनाव को लेकर के किया जा रहा है, महिलाएं खुद अंदर से विरोध कर रही हैं? लेकिन आज तो दिख रही है, आज सरकार कानून बनाई है जो महिला हेल्पलाइन, और जो भी दहेज से दो दहेज लेते हैं उनको जुर्माना भरने का भी जो सरकार ने नियम बनाया है, तो वो तो पटल पर ये सफल होती दिख रही है। ये चुनावी स्टैंड बिल्कुल नहीं है, ये हमारी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, दहेज के दानव के चंगुल से छुड़ाने के लिए, और हमारा समाज एक स्वस्थ समाज हो, दहेज मुक्त समाज हो, बाल विवाह मुक्त समाज हो, इसके लिए सरकार सोच रही है और उसको पटल पर ला रही है। ये बिल्कुल मतलब राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, दहेज के दानव से मुक्त करने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए
और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सारी योजनाएं हमारे केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे एनडीए की सरकार जो बिहार में राज्य गठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, इन लोगों के नेतृत्व में जो ये अच्छे कार्य किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, खास करके उनको स्वावलंबन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको दहेज के दानवों से मुक्ति दिलाने के लिए ये सब योजनाएं पटल पर दिख रही है। तो चलें, हमारे साथ हम बता दें आज प्रवक्ता के रूप में हैं हमारे साथ यास्मीन खातून, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव हैं जदयू की, और धर्मशिला गुप्ता महिला के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। रीता सिंह अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं, उनका वक्तव्य लेने के लिए हम चाह रहे थे कि वो इस मुद्दे में जुड़े, लेकिन वो किसी अनावश्यक काम से कहीं बगल में निकल गई हैं, किसी कंप्रोमाइज करने के लिए या कोई इस तरह की बात, तो वो जुड़ेंगी हम। लेकिन एक चीज हम अब जो मुद्दा है जिस पर जरा गौर से धर्मशिला जी और यास्मीन जी आप सोचिएगा, इसमें महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात ज्यादा आ रही है। दहेज प्रथा में दहेज तो आपने रोक लगा दी, दहेज नहीं दीजिएगा, लेकिन जो महिलाओं की मानसिकता है, जो सास की मानसिकता है, जो ननद की मानसिकता है, उसके वजह से जो बाद में प्रताड़ित होती है महिलाएं, तो दहेज और शादी के बाद क्या कर पाइएगा, किस तरह रोक लगेगी इस पर? जो सास मतलब सास बन रही है जो महिलाएं, उनका सोच बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। वो बेटी और बहू में अंतर नहीं समझ रही है, बहू को बेटी समझ रही है, और उनका सोच ऐसा है ही नहीं कि दहेज लेना। और हाँ, कहीं कहीं है तो वो भी जो सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके द्वारा वो भी खत्म हो जाएगा। अब सोच बदल चुका है, समाज बदल चुका है ना, सरकार आ गई है एनडीए की, तो निश्चित रूप से समाज में ये सब दिख रहा है। और पहले का सोच अब बिल्कुल नहीं है। अब नई पीढ़ी की सास अपनी बहू को बेटी समझ रही है, इसीलिए ऐसी प्रताड़ना की कोई बात ही नहीं आ रही है अभी। हेलो, क्या यास्मीन जी आप स्वीकार करते हैं क्या दहेज प्रथा के बाद जो शादी होती है, निकाह होता है, उसके बाद पति या उसकी सास या उसकी ननद अगर प्रताड़ित करती हैं दहेज नहीं लाने पर, तो उसके बाद किस तरह की कानून की आवश्यकता पड़ेगी या समाज से और हमारे परिवार से चला जाएगा? बिल्कुल। यास्मीन जी, किस तरह आप इस समाज को जागरूक करेंगे, किस तरह इस समाज को, कि महिला समाज जल्दी इस बात को अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये हम आपको बताते हैं। हाँ, कर्तव्य बनता है कि हमारे घर के पड़ोसी के घर में अगर किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो हम महिलाएं उस परिवार में जाएंगे और उसको बताएंगे कि ये गलत है, और उसको दानव, दहेज रूपी दानव से बचाएंगे, तभी जाकर के ये खत्म हो जाएगा दहेज रूपी दानव हमारे समाज से। यास्मीन जी बताइए। यास्मीन जी, ये अभियान हम लोगों का जो है 2 तारीख से चल रहा है, और हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों को पूरा महिलाओं के बीच, ये आपने सही कहा कि महिलाओं पर जिम्मेवारी है, तो हम लोगों पे जो जिम्मेवारी दी गई है उसको हम पूरी तरीक़ा से हम लोग पूर्ण करेंगे और निभाने की भी कोशिश करेंगे, और पूरा ख़त्म करने का कोशिश करेंगे जड़ से। हर माएँ हो, चिकित्सा हो या फिर राजनीति हो, सभी को जोड़ करके हम लोग एक मंच तैयार किए हैं, मिथिला मंच में। लगातार आप लोगों की आवाज और जनता में एक संदेश देना चाहेगी कि आखिर नेताओं की सोच क्या है हमारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर। आज हम दहेज प्रथा पर महिलाओं की भूमिका पर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हैं दहेज प्रथा में, और जो हम बता दें 498A के तहत हैं, दहेज मृत्यु में 304 IPC है उसके खिलाफ, और जो 498 दहेज क्रूरता के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाएं शिकार हो रही हैं। महिलाएं आत्ममंथन कर रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने जो 2 अक्टूबर से दहेज प्रथा के विरोध जो अभियान चलाया है, जागरूकता अभियान चलाया है, उसको किस तरह जन जन तक पहुंचा है। इसमें जो खामियां आ रही हैं, हालांकि सरकार अभी कानून बना रही है, सरकार हर पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखकर सोचना चाहती है कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कड़ा कानून बन जाए 498A की तरह, जो शादी होने से पहले ही घर बिखर जाए। और आज बता दें कि महिलाएं भी लगातार दहेज प्रथा के खिलाफ थी, लेकिन उन पर जो दबाव रहता है पुरुष समाज का, उससे कभी खामोश हो जाती हैं, तो कभी महिलाएं ही पुरुष पर दबाव डालकर दहेज देने की बात करती हैं। ऐसे समाज में विडंबनाएं हैं, और ये एक कानून जो बन रहा है वो दहेज
प्रथा को समाप्त करने की एक कानून बन रहा है। जिस तरह बाल विवाह पर रोका गया है, बाल विवाह के खिलाफ भी है, शराबबंदी के खिलाफ है, इसी तरह दहेज प्रथा क्या हमारे समाज को पूरी तरह मिटा पाएगा यह कानून, या फिर गुपचुप तरीके से स्वेच्छा से धनराशि या सामान देने के नाम पर दहेज प्रथा चालू रहेगा। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। तब तक हम दोनों को धन्यवाद देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होने के लिए हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद धर्मशिला जी, धन्यवाद यास्मीन जी। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर